हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th बायो का एक वीडियो है। चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये सेकंड चैप्टर है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि सर क्लास 11th का सिलेबस भी करवा दीजिए, तो मैं क्लास 11th बायो और क्लास 12th बायो दोनों को साथ साथ लेके चल रहा हूँ। क्लास 12th बायो में हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। 11th में हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकेंड चैप्टर है ये। इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, पहले उसको समझ लो। एक टर्म है, क्योंकि अगर वो टर्म समझ में नहीं आएगा तो आप कंफ्यूज रहोगे कि आगे हम क्या पढ़ रहे हैं। तो टर्म है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? ये वो सेल है, मतलब ये उन ऑर्गेनिज्म में आपको मिलेगा जो दुनिया में बहुत पहले आए थे, सबसे पहले आए थे, यानी कि बैक्टीरिया। दुनिया में सबसे पहले बैक्टीरिया आया है। बैक्टीरिया से ही सारी लाइफ फॉर्म्स बनी है, जितनी भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, फंगाई है, ये सब के सब एनिमल, मतलब हम लोग भी स्टार्टिंग जो दुनिया में स्टार्टिंग हुई है ना दुनिया में, जो वो बैक्टीरिया से हुई है। तो अगर आप देखने जाओगे तो सबका, एनिमल्स का, प्लांट्स का, फंगाई का, हम सब का जो एक कॉमन एंसेस्टर है वो एक बैक्टीरिया है। तो दुनिया में सबसे पहले कौन आए? बैक्टीरिया आए। तो प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का होता है। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस होता नहीं है, प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब ही यही है जिसमें न्यूक्लियस प्रॉपर नहीं है। आप देखिए, प्रोकैरियोटिक और ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल्स दैट लैक अ सेल न्यूक्लियस। तो प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा उसके अंदर। ठीक है, ये देखो जैसे ये पड़ा हुआ है ना, ये डीएनए मैटर इनका ऐसे पड़ा होता है प्रॉपर। जैसे ह्यूमंस में क्या है, ह्यूमंस में प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। हमारा जो डीएनए होता है, जैसे ह्यूमंस है तो ह्यूमंस में प्रॉपर ये न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर ऐसे डीएनए होता है, क्रोमोसोम होते हैं, डीएनए होता है। ठीक है, तो ऐसे होता है, हमारा प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता, पहली चीज। दूसरा, इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं होता। सेल ऑर्गेनल मतलब जो 10th या 9th में हमने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा बता देता हूं। जैसे सेल में और भी बहुत चीजें होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, लाइजोसोम्स हैं। तो ये सब क्या है? सेल के अंदर होते हैं। जैसे हमारी बॉडी में हार्ट है, किडनी है, लंग्स है, तो ऐसे ही सेल के भी अपने काम करने वाले अलग अलग पार्ट्स हैं, उनको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। तो इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते नहीं है, सिर्फ एक राइबोसोम होता है। ठीक है, तो उसमें प्रोकैरियोटिक सेल क्या होंगे? जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता, ऐसे ही लूज सा पड़ा रहता है। ये जो क्रोमोसोम है ना, डीएनए, ये पड़ा हुआ लूज सा पड़ा हुआ है, और इसमें सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते, सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत हद तक ये वैसे ही है। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो न्यूक्लियस नहीं है, ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता इसके अंदर, लूज पड़ा रहता है डीएनए। दूसरा, इसमें सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स नहीं है। यूकैरियोटिक्स कौन से होते हैं? यूकैरियोटिक सेल कौन से हैं? जिसमें यू का मतलब ये होता है, समझ लो, ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। देख रहे हो, ये प्रॉपर न्यूक्लियस है। जैसा ह्यूमंस क्या है, प्लांट्स क्या है, हम यूकैरियोटिक हैं, हमारा प्रॉपर न्यूक्लियस है, और हमारे अंदर प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स भी हैं। सेल ऑर्गेनल्स मतलब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है, गोल्गी अपरेटस भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, हमारे अंदर सब है। सेल ऑर्गेनल्स प्रॉपर मिलते हैं। तो जिसमें सेल ऑर्गेनल्स प्रॉपर हैं, जिसमें प्रॉपर न्यूक्लियस है, वो है यूकैरियोटिक सेल। जिसमें सेल का न्यूक्लियस नहीं है और जिसमें प्रॉपर सेल ऑर्गेनल्स नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रो से समझ लो पुराना, ऐसे याद रहेगा, पुराना। सबसे पहले कौन आया? सबसे पुराना कौन है? बैक्टीरिया है, तो इसलिए आपको ऐसे याद रहेगा। प्रो मतलब पुराना समझ लो। ठीक है, तो ये चीज जब तक आपको नहीं समझ में आएगी ना, आपको चैप्टर ठीक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो पूरी गेम है ना इस चैप्टर की, बेसिक कॉन्सेप्ट तो उसका यही है। ये टर्म इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, यहां पे लिखा है यूकैरियोटिक्स आर ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेल दैट पोजेस अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस है इसमें, और इसमें एज वेल एज मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो ऑर्गेनल्स भी हैं, न्यूक्लियस भी है। इसमें न्यूक्लियस भी नहीं है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी नहीं है। ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में है हमारे स्टार्टिंग में किंगडम की क्लासिफिकेशन। हमने क्या किया? चीजों को डिवाइड किया। डिवाइड हमने क्यों किया? देखो, मान लो आपके स्कूल में है, अब हर एक बच्चे को पढ़ना है। ठीक है, मतलब एक एक बच्चे को हमें डेप्थ में पढ़ना है, तो आसान है, वो मुश्किल है पढ़ना। तो हम क्या करते हैं, चीज़ों को हम डिवाइड कर देते हैं। जैसे हमने कैसे डिवाइड किया है? साइंस के बच्चे एक साइड है, क्लासीफाई किया है ना, साइंस के बच्चों का एक ग्रुप है, कॉमर्स के बच्चों का एक ग्रुप है, आर्ट्स के बच्चों का एक ग्रुप है। अब बच्चों को पढ़ना आसान है। साइंस के बच्चे कौन से हैं?
जो साइंस लेते हैं, आर्ट्स वाले जिनको आर्ट्स है, कॉमर्स वाले जिनके पास कॉमर्स है। तो आपने ग्रुप्स में क्यों डिवाइड किया? तो हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स मालूम पड़ती हैं कि साइंस वाले बच्चे थोड़े से एनालिटिकल माइंड सेट के हैं, ठीक है, कॉमर्स वाले थोड़े से फाइनेंशियली साउंड होंगे, इकोनॉमिकली साउंड होंगे, बिजनेस में जाएंगे। आर्ट वाले कौन से हैं? जिनका इंटरेस्ट हमें पता चलेगा हिस्ट्री में है, थोड़े क्रिएटिव हैं, इमेजिनेटिव हैं। तो हमने क्या करा, हमें कैरेक्टरिस्टिक मालूम पड़ जाता है। ग्रुप्स में डिवाइड करने से चीज़ों को पढ़ना आसान होता है। तो ऐसे ही सबसे पहले एक साइंटिफिक अप्रोच दी थी। दुनिया में जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, बैक्टीरिया हैं, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते थे उन सबको हमने ना डिवाइड करा ग्रुप्स में, ताकि उनको पढ़ना आसान हो जाए, उनको समझना आसान हो जाए। अभी दुनिया में कितनी स्पीशीज़ है मालूम है आपको? लिविंग स्पीशीज़ 8.7 मिलियन स्पीशीज़ हैं। 8.7 मिलियन मतलब पता कितना हो गया? 87 लाख। तो जैसे ह्यूमन एक स्पीशीज़ है, ऐसे 87 लाख लिविंग स्पीशीज़ हैं। तो अब एक एक को कैसे पढ़ोगे आप? पढ़ना मुश्किल होता है। तो उसको हम क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं कि ये इस ग्रुप में जा रहे हैं, ये इस ग्रुप में जाएंगे, ये इस ग्रुप में जाएंगे, ये इस ग्रुप में जाएंगे। तो ग्रुप को पढ़ना आसान है, एक एक को पढ़ना ऐसे मुश्किल है। तो इसलिए हमने क्लासीफाई करा ताकि हम उनको समझ सकें, आसानी से हम उनके बारे में समझ सके और उनके बारे में हम उनको एग्जामिन कर सकें, एनालाइज कर सके। तो इसलिए क्लासिफिकेशन किया गया। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किया था एरिस्टोटल ने, ग्रीक फिलोसफर था एरिस्टोटल। अलेक्जेंडर का नाम सुना है? सिकंदर महान अलेक्जेंडर का गुरु था, ठीक है। तो वो बायोलॉजिस्ट भी था, बायोलॉजी में एक्सपर्ट था। तो सबसे पहला साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिजम्स का था वो एरिस्टोटल ने किया, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी। उसने तो अपने हिसाब से कर दिया कि प्लांट्स को बना दिया कि हर्ब्स हैं, श्रब्स हैं, इस तरीके से। एनिमल्स को अलग क्लासीफाई करा। तो ये बहुत पुरानी बात है। एरिस्टोटल हुआ है BC के टाइम पे, मतलब 2500 साल पुरानी बात है, 2000-2500 साल पहले। लेकिन साइंस बहुत एडवांस कर गई। तो पहला सबसे पहले हुआ किसने दिया? एरिस्टोटल ने, ठीक है। ये बहुत पुरानी बात है, 2000 साल पहले की बात है। अब हम साइंस की बात करें तो साइंस में सबसे पहला जो आया वो आया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये आपसे पूछेगा नहीं कोई पेपर में, लेकिन आपको समझा रहा हूं ताकि ये चैप्टर आपको ठीक समझ में आए, आपका बैकग्राउंड बने। जब बैकग्राउंड समझ में आएगा तब चैप्टर समझ में आएगा। तो स्टोरी की तरह समझो उसको एक, ठीक है, रटो मत। एरिस्टोटल के बाद आया एक साइंटिस्ट, उसने दिया 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। अब साइंटिस्ट किसने दिया उसका नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसने कैसे डिवाइड कर दिया? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसने डिवाइड करा, एक साइड प्लांट डाल दिए, एक साइड एनिमल डाल दिए, ठीक है। कैसे डिवाइड करा? कुछ क्राइटेरिया बनाया होगा ना, कैसे डिवाइड किया? प्लांट्स में वो आ गए जो अपना खाना खुद बना सकते हैं और जिनकी सेल वॉल है, प्लांट्स की सेल वॉल होती है, और जो मूव नहीं करते, सेडेंटरी हैं। एनिमल कौन कौन से हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, भैया दूसरों पर डिपेंडेंट है ना एनिमल, प्लांट्स को खाते हैं या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। सेल वॉल होती नहीं है एनिमल्स में, और मूव कर सकते हैं, मोटाइल मतलब जो मूव कर सकते हैं। तो इस बेसिस पे इसने 2 को डिवाइड करा। लेकिन अब प्रॉब्लम आ गई, इसमें इसने रख दिया बैक्टीरिया को भी, इसमें रख दिया इसने फंगाई को भी। अब प्रॉब्लम है क्योंकि बैक्टीरिया और फंगाई के बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं जो प्लांट से मिलते नहीं है, ठीक है ना। इसका प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, ये यूकैरियोटिक है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक है बैक्टीरिया। फिर फंगाई क्या है? फंगाई अपना खाना खुद नहीं बनाता, फंगाई तो डेड मटेरियल पे चलता है, जो मरी हुई सड़ी हुई चीजें होती हैं फंगाई उससे खाना लेता है। तो अब ये प्रॉब्लम आ गई यहाँ पे, फिर दिक्कत आ गई। फिर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन, यहाँ पे इसके कुछ कमियां थी जो मैंने कमियां आपको भी बताई हैं। कोई पूछेगा नहीं, लेकिन थोड़ा पता होना चाहिए कि क्यों हुआ। फिर आ गया 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब इसमें क्या हो गया? उससे आगे बढ़ गए, 3 आ गए। प्लांट एनिमल थे 2 किंगडम में, इसमें एक और ऐड कर दिया गया, प्रोटिस्टा में सब डाल दिया। मैंने बताया था फंगाई बैक्टीरिया प्लांट में था, इसको डाल दिया प्रोटिस्टा में, और यहां पे एल्गी भी डाल दिया। लेकिन अब तीसरा वाला भी फेल हो गया, क्योंकि बैक्टीरिया और फंगाई में डिफरेंस है, एक जैसे नहीं है, समझ लो, प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है। तो ये 3 वाला भी फिर फेल कर गया। अब फिर 4 आया। 4 में क्या हो गया? बैक्टीरिया को अलग कैटेगरी में डाल दिया, मोनेरा। बैक्टीरिया को यहां से निकाल दिया और यहां इसमें डाल दिया, मोनेरा में बैक्टीरिया में आ गया, ठीक है। तो एक और बना दी कैटेगरी। जब 3 वाला फेल हो गया तो 4 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम आया। 4 में क्या करा? यहां से बैक्टीरिया लिया, इसमें डाल दिया, तो ये 4 की बन गई। 4 बन गई ना, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा, मोनेरा। बैक्टीरिया को यहां से निकाल के यहां डाल दिया, 4 हो गया। लेकिन अब फिर प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? अब हमें कुछ और भी चाहिए। जो फंगाई है ये भी यहां काम नहीं करेगा, फंगाई भी यहां काम नहीं करेगा। फिर हमने बनाया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन।
और अभी सबसे ज़्यादा जो माना जाता है आपके सिलेबस में भी है वो है 5 किंगडम सिस्टम। सिस्टम तो और आ चुके हैं, 8 किंगडम सिस्टम तक भी आ चुका है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा काम का है एग्जाम के हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से, वो आपका 5 किंगडम सिस्टम है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 5 किंगडम सिस्टम को। ये यहाँ से आपका मेन स्टार्ट होता है। वो पीछे तो पूरी कहानी सुनाई है मैंने ताकि समझ में आए कि हो क्या रहा है, नहीं तो ऐसे ही रट्टा मारते रहोगे, समझ में कुछ आएगा नहीं। 5 किंगडम में क्या है देख लो। ये भाई साहब आए, इन भाई साहब का नाम इंपॉर्टेंट है, इनका नाम है रॉबर्ट। ये नाम याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है, बाकी किसी का नाम मत याद रखना, पीछे वाले में साइंटिस्ट की इंपॉर्टेंट नहीं है। रॉबर्ट विटेकर। रॉबर्ट विटेकर आए 1969 के आसपास की बात है। ठीक है, एग्जैक्ट डेट आप बुक में चेक कर सकते हो, क्रॉस कर लेना, बुक शायद डेट में भूल रहा हूँ यार। रॉबर्ट विटेकर आए 1969 में, इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इन्होंने कैसे डिवाइड किया, 5 डिवीजन में। एक साइड डाल दी सारे एनिमल, एनिमल में हम भी आते हैं, ह्यूमंस भी एनिमल में ही आते हैं, ह्यूमन भी एनिमल ही है। एक साइड डाल दिया फंगाई, फंगाई ये सब होता है। मशरूम, मशरूम देखा है आपने, मशरूम खाते हैं, खाने बहुत सारे मशरूम डेडली भी होते हैं, बहुत सारे मशरूम आप खा भी सकते हैं, न्यूट्रिशियस भी होते हैं। ठीक है, फंगाई। एक साइड डाल दी सारे पेड़ पौधे। एक साइड डाल दिया मोनेरा, मतलब बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया इसमें आ गए मोनेरा में। प्रोटिस्टा में क्या होता है, प्रोटिस्टा में आता है अमीबा। प्रोटिस्टा में ज़्यादातर वो आएंगे जो पानी में रहते हैं, एक्वाटिक होते हैं ना, जो पानी में रहने वाले हैं। अमीबा है, ठीक है, ये भी यूनिसेलुलर है, एक ही सेल होता है इसका। अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ, ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल हैं प्लांट में। फंगाई भी मल्टी सेलुलर ही है, एनिमल्स तो मल्टी सेलुलर है ही है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स है ना, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो ये सब मल्टी सेलुलर है। ये यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर है और ये भी यूनिसेलुलर है, सिंगल सेल से बना होता है। ये भी सिंगल सेल है और सिंगल सेल है। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में क्या आता है, अमीबा, पैरामीशियम। ये तो जब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, हमें 3 चीजें ज्यादा हम पढ़नी है, डिटेल में हम पढ़ेंगे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। तो हम डिटेल में देखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे है। ठीक है, तो अभी सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ओवरव्यू ले लो, इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सब समझ लो कि 5 किंगडम इसने कैसे क्लासीफाई किया। अब इसने कुछ क्राइटेरिया यूज किया होगा, ऐसे ही तो बना नहीं दिए। ये 5 इसने सिस्टम बनाए हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, हम बनाते हैं ना साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ऐसे बनाते हैं ना, कुछ क्राइटेरिया होता है ना। जिसका लॉजिकल माइंड है उसको साइंस में डाल दिया, जिसका बिजनेस बैकग्राउंड है, बिजनेस माइंड है, जिसको बिजनेस करना है कॉमर्स में डाल दिया, जो आर्टिस्टिक है, इमेजिनेटिव, उसको आर्ट्स में डाल दिया। तो कुछ क्राइटेरिया बनाया ना, तभी तो डिवाइड किया। इसने भी कुछ क्राइटेरिया बनाया था, इस हिसाब से डिवाइड किया। क्राइटेरिया क्या देख लो उसका, पहले एक बार और देख लो 5 किंगडम इसने कैसे बनाया। ये देखो, किंगडम ऑफ एनिमल्स, थोड़ा सा और डिटेल में समझ लो। सारे एनिमल्स आ गए, प्लांट्स में सारे प्लांट्स आ गए, फंगाई में देखो सारे आ गए, मशरूम्स, यीस्ट, मोल्ड, ये सब फंगाई हैं। प्रोटिस्टा में देख लो ये सारे, ये अमीबा प्रोटोजोआ सब आते हैं। मोनेरा में सारे बैक्टीरिया आ गए। ठीक है, अब क्राइटेरिया क्या था, क्राइटेरिया देख लेते हैं किस हिसाब से इसने डिवाइड किया। रॉबर्ट विटेकर ने किस हिसाब से डिवाइड किया इनको 5 को, कि भैया इसको उसमें जाना है, इसको उसमें जाना है। कोई क्राइटेरिया होगा ना, वो क्राइटेरिया देख लो। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कितना कॉम्प्लेक्स है सेल का स्ट्रक्चर। ठीक है, यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर है। बैक्टीरिया यूनिसेलुलर है, मल्टी सेलुलर, एनिमल्स, प्लांट्स मल्टी सेलुलर है, तो भैया यूनिसेलुलर है कि मल्टी सेलुलर, उस हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड किया। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, खुद खाना बनाते हैं, जैसे प्लांट्स तो खुद खाना बना लेते हैं, या फिर दूसरों पे डिपेंडेंट है खाने के लिए, तो उस हिसाब से डिवाइड किया है, क्लासीफाई किया है। रिप्रोडक्शन कैसा होता है इनका, ठीक है, मीन्स ऑफ रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, एसेक्सुअल है, सेक्सुअल है, बाइनरी फिजन है, क्या है, तो उसके हिसाब से है। फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक क्या होता है कि एवोल्यूशन के हिसाब से, कि सबसे पहले कौन आया, बैक्टीरिया आया, फिर प्लांट्स आए, फिर ऐसे आए। तो एवोल्यूशन एक ट्री होता है, एवोल्यूशनरी ट्री, ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं। तो एवोल्यूशन कैसे हुआ है, एवोल्यूशन में कौन कहां स्टैंड कर रहा है, कौन पहले आया, कौन बाद में आया, तो ये रिलेशनशिप क्या है, बैक्टीरिया कहां पे है और हम कहां पे हैं, तो रिलेशनशिप एवोल्यूशन के हिसाब से कौन पहले आया, कौन बाद में आया, इसको बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स। ठीक है, ये देख लो आप, सबसे पहले इसने ये तरीका दिखा रहा हूं मैं, सबसे पहले बैक्टीरिया आया, यहां रखा है, फिर प्रोटिस्टा आया, ऐसे इसने रखा है। ठीक है, ये कैसे हैं, ये सब यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में इसने बताया, ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, खुद बना लेते हैं खाना, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए, हीटोट्रॉफ्स होते हैं। ये सब बाद में देखेंगे, अभी डेप्थ में आने की जरूरत नहीं है, सब समझ लो फोटो में। पहले ये देखो इसने बैक्टीरिया रखा, फिर प्रोटिस्टा रखा, फिर ऐसे इसने डिवाइड करा। ठीक है, तो आप देख सकते हो डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन कि कैसे इवॉल्व हो रहा है, सबसे पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी भी देखो, ये सबसे सिंपल है, बैक्टीरिया सिंपल सेल है,
फिर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, फिर प्रोटिस्टा आया, ये थोड़ा से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, फिर हम और आए, फिर यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, तो ऊपर जा रहे हैं तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं ना। ये तो सिंगल सेल है, सबसे सिंपल है। फिर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है, मल्टी सेलुलर होते जा रहे हैं और कॉम्प्लेक्स होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पिक्चर है ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। अब आगे आते हैं, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये कर लेना, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। जैसे सेल टाइप मोनेरा का कैसा है, मैंने बताया था बैक्टीरिया सारे प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है ना, न्यूक्लियस व्यूक्लियस नहीं होता, सेल बाउंड और सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं होते बैक्टीरिया में। प्रोटिस्टा क्या है, यूकैरियोटिक है, फंगाई बाकी सब यूकैरियोटिक है, ठीक है। सेल वॉल की बात करें तो ये सब अभी जब डिटेल में पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी इसको सब देख लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है, बाकी सब में प्रेजेंट होती है, क्योंकि न्यूक्लियस ही नहीं है ना, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, ठीक है ना, प्रोकैरियोटिक है। फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सेलुलर मतलब सिंगल सेल है, सिंगल सेल, ये सारे मल्टी सेलुलर हैं, सारे मल्टी सेलुलर हैं। फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी अभी जब डेप्थ में पढ़ेंगे तब देखेंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कुछ जगह तो कुछ टर्म्स आते हैं, सेप्रोफाइटिक, होलोजोइक, और एक टर्म और होगा पैरासिटिक, कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। तो ये तीन मोड, ये तो जब आप डेप्थ में पढ़ोगे हर एक को में भी डेप्थ, हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, इसको डेप्थ में पढ़ेंगे, तो ये अपने आप आपको सब कवर हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ ये समझ लो ये तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है ताकि आगे चैप्टर में आपको दिक्कत ना हो। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासिटिक, ये क्या है, ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। देखो, एक तो होते हैं प्लांट्स, प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं, प्लांट्स खाना खुद बनाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ, ठीक है। प्लांट्स तो अपना खाना खुद बना लेते हैं। अब दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हीटरोट्रॉफ। हीटरोट्रॉफ का मतलब होता है जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, जो दूसरों पर डिपेंडेंट है खाना खाने के लिए, जैसे कि एनिमल्स, हम लोग दूसरों पर डिपेंडेंट है ना, या तो हम प्लांट्स खाते हैं या हम नॉनवेज खाते हैं। जानवर भी ऐसे हैं, या तो प्लांट्स खाएंगे या नॉनवेज खाएंगे। तो हम लोग, जानवर, ये सब क्या है, हीटरोट्रॉफ्स हैं, दूसरों पर डिपेंडेंट है खाना खाने के लिए। अब इसके भी सब टाइप्स हैं, ये सब टाइप्स इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो पहला सब टाइप में क्या है, होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, हम लोग क्या है, हम लोग होलोजोइक हैं, हम लोग खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, तो हमारा खाना खाते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेट में जाता है खाना, वहाँ डाइजेस्ट होता है, इस तरीके से। मतलब हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के अंदर होता है। खाना खाते हैं, खाना जाता है पेट में, जाता है खाना, हमारा पेट में डाइजेस्ट होता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, तो ये होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक क्या होता है, ठीक है, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अंदर नहीं होता, खाना ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं होता, बाहर ही होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि फंगाई, ठीक है, फंगाई में क्या होता है, ये कुछ केमिकल छोड़ता है, जैसे कोई खाना है, ठीक है, खाने में केमिकल छोड़ेगा, खाने को अपनी बॉडी के बाहर ही डाइजेस्ट करेगा। जो फंगाई होता है ना, फंगाई भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये खाना अपनी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट नहीं करता, खाना बाहर ही डाइजेस्ट करता है। मान लो ये खाना पड़ा है, ये जैसे कि मान लीजिए यहां देखिए, ये मान लो ये फंगाई लगी है, फंगस लगी है, ब्रेड पे फंगस लगी है, ब्रेड पे फंगस लगी है, तो उसमें क्या हुआ है, फंगाई है, मान लो यहाँ फंगाई है कोई, ये फंगाई ले लो, तो ब्रेड पे बैठेगा, कुछ केमिकल छोड़ेगा और इस ब्रेड को, खाने को बाहर ही डाइजेस्ट करेगा। फंगाई हमेशा सड़े हुए खाने पे और डेड मटेरियल पे, जो डेड चीजें होती हैं और डिकेइंग चीजें होती हैं, मरी हुई चीजें और सड़ी हुई चीजें, उसको खाते हैं। खाते कैसे हैं, कुछ केमिकल बाहर फेंकते हैं अपनी बॉडी के, खाने को डाइजेस्ट कर लेते हैं, और जब खाना डाइजेस्ट होता है फिर उसको अंदर ले लेते हैं। समझ गए, तो ये होता है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया, ये है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। इसमें जो न्यूट्रिशन, जो डाइजेशन होगा वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के बाहर होता है और डेड और डिकेइंग मैटर को खाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेप्रोफाइटिक। तीसरा है पैरासिटिज्म। इसमें क्या होता है, ये कीड़ों की तरह है, हम बोलते हैं ना, आपने देखिए हम बोलते हैं बालों में जुएं पड़ गई, लाइस बोलते हैं उसको। तो इसमें क्या होता है, ये खाना किससे लेते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं, ये किससे लेते हैं खाना, ये खाना लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से। ये किससे ले रहे थे, सेप्रोफाइटिक में जो फंगाई है किससे खाना ले रहा था, डेड मटेरियल से, डेड से और डिकेइंग मटेरियल से खाना आता है। सेप्रोफाइटिक में डेड और डिकेइंग से आता है, पैरासिटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म से आता है। जैसे कि जुए, आप जिंदा हो, आपके बालों में जुएं लग जाती हैं, तो जुएं क्या है, लाइज है, एक तरह का पैरासाइट है। तो आप जिंदा हो, आपके में से खून निकाल रहा है, वो जू आपके लगी है, सिर में लाइज लगी है, जो कीड़ा लग गया आपके बालों में, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो ना, तो आपके में से खाना निकाल रहा है, तो ये क्या हो गया, पैरासिटिज्म हो गया,
ठीक है। सेप्रोफाइटिक क्या था? फंगाई था। ब्रेड क्या है? ब्रेड एक डेड चीज है, ठीक है, डेड है या सड़ी हुई जो चीजें होती हैं, ठीक है, या कोई भी डेड ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो होते हैं ना सेप्रोफाइट्स, फंगाई, बैक्टीरिया भी इसके अंदर आते हैं बहुत सारे। फंगाई, बैक्टीरिया, ये नेचुरल डीकंपोजर हैं। आपने देखा ना कोई जानवर मर जाता है, कुछ टाइम बाद जितने भी पूरा हड्डियां रह जाती हैं, कुछ दिनों बाद देखोगे तो फ्लैश सारा गायब हो जाएगा, मांस सारा गायब हो जाएगा जानवर का, जितने भी बैक्टीरिया होंगे, जितने भी फंगाई होंगे, डीकंपोजर सब निकाल लेंगे उसमें से। तो ये क्या है? ये नेचुरल डीकंपोजर है। फंगाई और बैक्टीरिया इसके अंदर आते हैं, ये डेड पे और डिकेइंग मैटर पे को खाते हैं। पैरासाइट वो होता है, डिफरेंस ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाएगा, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या है? ये तो फंगाई, एक देखो ये पैरासाइट्स हैं, मॉस्कीटो, टिक, ठीक है, ये एक तरह के जू समझ लो, बाल में जूएं होती है इस तरह समझ लो। डॉग्स हैं, अगर आप डॉग लवर हो, कुत्ते हैं अपने घर में, कुत्तों में टिक्स पड़ जाते हैं, ठीक है ना, कान में, बॉडी पे, तो वो भी एक तरह का पैरासाइट है, खून चूसते रहते हैं उनका, ठीक है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम करते हैं, ये पैरासाइट्स हैं। तो ये मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर ये समझ में नहीं आएगा ना तो आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में नहीं आएगा। जो पीछे मैंने आपको मोड ऑफ न्यूट्रिशन दिखाया ना, ये कैसे समझ में आएगा? फिर आगे चैप्टर में पढ़ने जाओगे, सेप्रोफाइटिक क्या है, फिर होलोजोइक क्या है, और ये पैरासिटिक क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट था, अदरवाइज चैप्टर समझ में नहीं आएगा। अब फाइनली एक चीज और है, हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तो मैंने बता दिया आपको रॉबर्ट विटेकर का। अब एक क्लासिफिकेशन और है, ये 6 किंगडम्स क्लासिफिकेशन है। ये क्या कौन सा है? ये 6 किंगडम है। 6 किंगडम क्या है? जो बैक्टीरिया था ना 5 किंगडम में, बैक्टीरिया को भी 2 में डिवाइड कर दिया है। बैक्टीरिया देखो, प्रोटिस्टा, प्लांट, फंगाई, एनिमल्स, ये तो हमने पीछे ही पढ़ लिया। 6 में क्या है? बैक्टीरिया को 2 में डिवाइड कर दिया है, यू बैक्टीरिया और आर बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया और आर बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया को 2 में डिवाइड कर दिया, तो अब ये 6 हो गया। बैक्टीरिया को 2 में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4 5 6। तो ये तो सेम है, जैसे 5 किंगडम में था वैसे ही है, सेम है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। बैक्टीरिया को मतलब क्या, जो मोनेरा था, जो मोनेरा को था, मोनेरा को मैंने 2 में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया, मोनेरा बैक्टीरिया ही तो है, यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये बन गया अब 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसको 3 डोमेन भी बोलते हैं, 6 किंगडम और 3 डोमेन। तो डोमेन कैसे बना रखे हैं इन्होंने? ये वाला जो पूरा है, डोमेन कैसे बना रखे हैं? 6 किंगडम तो हो गया, डोमेन कैसे बना दिए? ये वाला जो है यू बैक्टीरिया, इसको डोमेन बैक्टीरिया में डाल दिया, आर्क बैक्टीरिया को डोमेन आर्क में डाल दिया, और ये जो बाकी सारे हैं इनको डाल दिया डोमेन यूकैरियोट्स में, यूकैरिया में, ठीक है। तो ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, कोई पूछेगा नहीं, थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। 6 किंगडम ये देखो इस तरह से है 6 किंगडम। अगर आप देखने बैठोगे ना तो ये देखो, यहां देख सकते हो आप, एनिमल्स, प्लांट्स, फंगाई, प्रोटिस्टा, बैक्टीरिया को 2 में डिवाइड कर दिया, यू बैक्टीरिया और आर्क बैक्टीरिया। अब ये है क्या यू बैक्टीरिया, आर्क बैक्टीरिया? अगले वीडियो में देखेंगे डिटेल में कि क्या है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। यू आर्क बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो दुनिया में सबसे पहले आया था। हम लोग, अर्थ कितने साल पुरानी है? अर्थ है 4 बिलियन साल पुरानी। सबसे पहले जो आया था दुनिया में ये वही बैक्टीरिया है, आर्क बैक्टीरिया। आर्क का मतलब ये होता है एंशिएंट, ओल्ड, इसका मतलब ये है एंशिएंट या ओल्ड, ठीक है। तो ये कब आया था दुनिया में? 3.5 बिलियन साल पहले। अर्थ आई है 4 बिलियन साल पहले, अर्थ 4 बिलियन साल पहले आई है, और आर्क बैक्टीरिया 3.5 बिलियन साल पहले आया है। इंसान कब आए हैं? ह्यूमन बीइंग्स हैं जो हम, होमोसेपियंस हैं, हमें सिर्फ 2.5 लाख साल हुए हैं, हम बहुत नए हैं। ये देखो कितना पुराना है, 3.5 बिलियन साल, करोड़ों करोड़ों साल पुराना है ये बैक्टीरिया, हम तो सिर्फ 2.5 लाख साल पुराने हैं, ठीक है। तो ये है, और ये किसी भी एक्सट्रीम कंडीशंस में सर्वाइव कर लेता है, इसकी खासियत ही यही है। चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं है इसको। वॉल्केनो के अंदर भी होगा, बिल्कुल डीप सी में भी होगा, हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशन में। एक सुनते हो ना आपकी, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, मतलब जहां मून नहीं पहुंचता वहां पे पोएट पहुंच जाता है इमेजिनेशन में। लेकिन अब सुनो आप एक बात और, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे आर्क बैक्टीरिया। तो ये हर जगह मिलेगा आपको, हर जगह, ऐसी ऐसी जगहों में मिलेगा जहां आप सोच भी नहीं सकते, जहां लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं करती, वहां भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये हमें बताता है, इस समय बहुत हद तक मालूम पड़ता है कि लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे, फर्स्ट टाइम जो फॉर्म हुई थी ना अर्थ पे, तो कैसे फॉर्म हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस ये था आज का वीडियो बनाने में, यार फिर बोलता हूँ बहुत मेहनत लगती है। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो उसको शेयर जरूर करा करिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।